वेलकम टू द क्लास। मैं आप लोगों को जो है वो इंग्लिश पढ़ाऊंगा और क्लास 11 की इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर गेटिंग टू दैट, सबसे पहले जो है मैं अपना आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे दूं कि अक्सर स्टूडेंट्स को तजस्सुस होता है एंड स्टूडेंट्स हैव सर्टेन क्यूरियोसिटी दैट हु इज टीचिंग. My name is Mohammed Dilawar Ranjan, and I did MS English in Linguistics and Literature from Comsat University, Islamabad. So, मेरे पास जो teaching experience है at different colleges at different universities of Rawalpindi and Islamabad. So, since 2018, I'm in the field of teaching. और secondly ये है कि अभी presently I'm teaching in Abasin University, Islamabad as a lecturer in English department. So that was a brief introduction from my side. So other students, आप लोग भी थोड़ा सा अपना introduction दे दें. Just what you have to do, simply you have to tell your name, number one, and number two, you have to tell the other thing कि आप कौन से college से पढ़ रहे हैं. This is the second thing. और तीसरी चीज ये है कि you are going to tell कि आप लोगों का कोर्स कौन सा. For example, you are from pre-medical, from pre-engineering or ICS. What is your discipline? Is it okay? So one by one, जो दूसरे students हैं, please give a short intro so that we can start the class now. Yes, दुआ आपसे start कर लेते हैं. दुआ, can you tell from which college you are doing your degree and what is your main group? Are from you pre-medical or pre-engineering? I'm from Islamabad Model College, that's located in F72 Islamabad, and my stream, I have selected my stream as ICS. I'm doing ICS here. Okay, great. So the other students, the ES and Faisal Ali, yes. आप लोग भी जल्दी से बता दें कि आप लोग कौन कौन से डिसिप्लिन से हैं, तो कि उसके बाद जो है हम चीजें स्टार्ट करें. ओके, नो वरीज. अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को पता है कि कौन सी इंग्लिश की बुक पढ़ाई जा रही है. वो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर कर देता हूँ. दिस इज द फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जस्ट गिव मी अ व्हाइल, लेट मी शेयर इट विद यू. सो हियर इट इज. तो यहाँ पे आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर होगी है. कैन यू सी, नजर आ रहा है आप लोगों को बुक टाइटल वगैरह? कैन यू सी दैट? Yes, sir. ओके, दैट्स इट. ये आपकी बुक है जी इंग्लिश की, जो आपको आपके कॉलेजेस में ऑलरेडी पढ़ाई भी जा रही है, और इसी बुक को हम फॉलो करेंगे बेस्ड ऑन द नेशनल करिकुलम ऑफ 2022 टू 2023. और ये बुक जो है मेनली आप इसको ज़हन में रखें कि ये लेटेस्ट एडिशन है, और इसकी पब्लिकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. लेट मी फाइंड ओवर हियर, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. Yes, it is published in March 2024. So this is the latest book जो colleges के अंदर पढ़ाई जा रही है, और हमने इसी को जो है वो फॉलो करना है और इसी को आगे लेके चलेंगे. ठीक है. अच्छा, इसके थोड़े से चैप्टर्स जो हैं, आप बाकी स्टूडेंट्स मुझे थोड़ा सा साथ साथ रिव्यू भी देते जाएं कि आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं इस बुक से, और ऑलरेडी आप लोगों ने चैप्टर्स कवर किए हैं या पढ़ना शुरू किया या नहीं किया. इस पे भी थोड़ा सा गाइड कर दें. और ऑफिशियली आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आपके कॉलेजेस में या नहीं, या क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा इस पे भी बता दें. यस सर, अभी तक तो क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं क्योंकि अभी तक कॉलेजेस खुले नहीं हैं फेडरल के, तो शायद वो 8 से स्टार्ट. ऐसे ही है, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, नो वरीज. सो दिस विल द बुक, ये किताब होगी जो आपको पढ़ाई जाएगी, और इसमें डिफरेंट आप चैप्टर्स देख सकते हो जी. फैमिली वैल्यूज इन पाकिस्तान है, शूटिंग स्टार्स है, मींस के डिफरेंट आपके पास पोएम्स हैं, ये आपको शो हो रही है यहाँ पे. पोएम्स आ जाती हैं, डिफरेंट आपके पास शॉर्ट स्टोरीज हैं. तकरीबन इनकी तादाद बन जाएगी 18 है ये. और इसके बाद सेकंड थर्ड लास्ट में आपको 16 नंबर पे नजर आ रहा है जी. 1 एक्ट प्ले भी मौजूद है आपके पास, और 1 एक्ट प्ले के साथ एक शॉर्ट स्टोरी है, द लास्ट लीव और नेकलेस, ये शॉर्ट स्टोरी है. ठीक है, तो ये सारी बुक है जो आपने कवर करनी है. अच्छा, मैं जो आपसे बात करूंगा कि आप मुझे बताएं कि जब आपने मैट्रिक में पेपर दिया था तो दैट वाज एसएलओ बेस्ड. एम आई राइट और रॉन्ग?
सर जो मैंने मैट्रिक का पेपर दिया था उसमें तो वो मैंने रावलपिंडी बोर्ड से दिया था और अब मैंने वो चेंज कर लिया अपना फेडरल बोर्ड। यस बाकी जी सॉरी कौन बोल रहा है? मैं फैसल अली सर। जी जी फैसल, यस फैसल अली, आप बताएं जी। सर हमने आगा खान बोर्ड है उसके हिसाब से पेपर दिए थे, सारे मुताबिक एसएमओ के हिसाब से आए थे। आगा खान से दिए थे वो भी एसएलओ बेस्ड था, ठीक है। चले, जिनको आइडिया है दैट्स गुड, और जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा। मींस कि आपने बेसिकली एसएलओ, स्टूडेंट्स थोड़े से घबरा जाते हैं कि एसएलओ आखिर है तो है क्या। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम के ऊपर ये बिलीव करता है, यानी कि आपने जो कुछ पढ़ा है इस बुक से, ठीक है, इसमें आपको हेल्प होगी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ जो पेपर पैटर्न है हमारा फेडरल बोर्ड का, किस तरह का पेपर लास्ट ईयर आया है और इस ईयर भी किस तरह का पेपर आएगा, वो पैटर्न भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो एसएलओ में ये चीज है कि जो रेटलाइजेशन सिस्टम है ना उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है। कि जैसे क्लास 4, 5 या 8 या इससे पहले जो था वो क्या होता था कि हम लोग चीजों को मेमोराइज करने के ऊपर फोकस करते थे कि आपने एक चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और वो चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, उसी चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में दिए जाते थे और उसके बाद आपने वो मेमोराइज करना होता था। बेसिकली दैट वाज द टेस्ट ऑफ योर मेमोरी कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है। लेकिन अब जब एसएलओ आ गया तो अब आपके पेपर के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसका ताल्लुक आपकी मेमोरी के साथ हो, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो फिर आपको पेपर परफॉर्म करने में मुश्किल होगी। अच्छा खैर, ये चीजें मैं आपके साथ 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 आपको गाइड भी करूंगा, डिस्कशंस भी हमारी चलती रहेंगी, बाकी स्टूडेंट्स भी साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें, दैट्स गुड, ग्रेट। सो ये आपको कंटेंट लिस्ट मैंने दिखा दी है जो फेडरल बोर्ड की तरफ से, यानी कि जो बुक तमाम कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई जाएगी वो यही बुक है, जिसका पहला चैप्टर आपके पास आ गया फैमिली वैल्यूज इन पाकिस्तान, ठीक है। और ये सारे मैंने आपको 18 चैप्टर्स बता दिए। लेकिन अगेन मैं आपको साथ में कहूंगा कि मैं अभी आपको जस्ट इन अ मोमेंट आई एम गोइंग टू शो द पेपर पैटर्न। उस पेपर पैटर्न को देखने के बाद यू गाइस विल बी इन अ बेटर पोजीशन, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह का पेपर आता है और किस तरह से आपने तैयारी करनी है। क्योंकि एकेडमी ज्वाइन करने का जो बहुत सारे पर्पसेस हैं उसमें एक पर्पस ये है कि आपको पेपर ओरिएंटेड तैयारी कराई जाए। पेपर में आएगा क्या, पेपर में किन किन चीजों को आपने टच करना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, उन सारी चीजों के ऊपर इंशाल्लाह हमारा फोकस होगा। अभी आपने बुक तो देख ली है, अगर आप लोगों ने ये बुक परचेज नहीं की तो पहला काम तो आपने ये करना है इस वीक के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस आर गोइंग टू परचेज दिस बुक, जो मैंने आपको जिसका थंबनेल जो है, जिसकी पूरी की पूरी बुक जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। नंबर 1 काम आपने ये करना है, ठीक है। और ये बुक इजीली मार्केट में किसी भी आप जो है वो बुक शॉप पे जाएंगे और कहेंगे कि फर्स्ट ईयर की बुक चाहिए तो वो आपको फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक इस तरह से दे देंगे। सेकेंडली दिस बुक इज इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट एज वेल, के जो नेशनल बुक फाउंडेशन है अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां से भी अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, क्योंकि प्रेजेंटली अगर आपके प्रीमिसेस में शॉप ऐसी शॉप नहीं है जहां पे आपको ये मिल पा रही हो तो वहां से आप इसको नेट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। ठीक हो गया, चलें जी, बुक का हमें पता लग गया। नेक्स्ट थिंग इज दैट we are going to discuss all about the paper pattern. That is another important thing कि जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जनाब, फेडरल बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश 1 का, ये पेपर के जो नंबर हैं वो है जी 100 मार्क्स। आप लोग जो मैट्रिक के पेपर्स दे के आए हैं आपको इस चीज का आइडिया होगा कि आपका इंग्लिश का जो पेपर था दैट वाज ऑफ 75 मार्क्स। 75 9th में थे और 75 जो है वो 10th में थे। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आते हो तो फर्स्ट ईयर में आपका 100 मार्क्स का पेपर है इंग्लिश कंपलसरी का, और सिमिलर पैटर्न में सेकंड ईयर में भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक। अच्छा, पेपर पैटर्न के अंदर ये चीज है कि आपके 20 जो है वो एमसीक्यूज होंगे एट द फर्स्ट प्लेस। यहां पे आप देख सकते हो, ये अगर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि सेक्शन ए, ठीक है, इट्स मार्क्स कितने हैं जी 20 मार्क्स हैं और टाइम कितना आपको मिलेगा 25 मिनट्स आपके पास इसके लिए होंगे। ओएमआर शीट आपको मिलेगी, वो फिर साथ साथ आपको चीजें पता लगती जाएंगी। ठीक है, सो यहां पे मेरा दिखाने का मकसद ये है पेपर कि आप अंदाजा लगाओ कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो बुक से आया हो, इन द सेंस कि आपने मेमोरी टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। इफ आई रीड द फर्स्ट एमसीक्यू फॉर यू गाइस, यहां पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ द स्टोरीज इवोक नॉस्टैल्जिया एंड क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स।
अब यहां पे क्या है, द अंडरलाइन वर्ड रेफर्स टू द मेमोरी अबाउट व्हाट। सो नॉस्टैल्जिया एक जनरल सी टर्म है जो आपको जब ये किताब पढ़ाई जाएगी, ये जो इंग्लिश 1 है इसके अंदर भी ये टर्म यूज हुई होगी और डिफरेंट बुक्स आपके लेवल की टर्म है, ठीक है। अब नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या है, इसने बता दिया कि दैट रेफर्स टू मेमोरी, बट मेमोरी ऑफ व्हाट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लाइक दिस। गेटिंग द पॉइंट कि किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हो, देखो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एल्यूजन, ये सब चीजें क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच आपने कवर करनी है, जिसमें सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है, एसोनेंस है। 10 से 15 आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच है जिनको आप कवर कर लेते हैं। यहां पे आपको नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें जी, विजुअल इमेजरी की बात कर रहे हैं, ऑडिटरी इमेजरी की बात कर रहे हैं, ऑल्फैक्टरी इमेजरी की बात कर रहे हैं, टेक्टाइल इमेजरी, इमेजरी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है प्लॉट, थीम, कैरेक्टर, इस तरह की चीजें हैं। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट आते हैं जी, नाउन को देखें जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्ड इंटीग्रिटी is found among the noble people. The underlying noun is what? तो आपको नाउन के बारे में पता होगा तो आप यहां पे हल कर सकते हो कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, काउंटेबल है, कंक्रीट है या अपोजिटिव है। सो इन चीजों को आपने कवर करना है। नेक्स्ट देखिए जी, यहां पे आपके पास ग्रामर में से फ्रेजेस आ रही हैं, यानी कि जो है आपके पास एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल क्लॉज है, नाउन क्लॉज, क्लॉजेस का पता होना चाहिए। यहां पे मोड्स की बात की जा रही है कि जो सेंटेंसेस की टाइप्स आपने पढ़ी होती हैं कि ये डिक्लेरेटिव है, इंपैरेटिव है, ऑप्टेटिव है, वो चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर आपके पास पास्ट सिंपल टेंस की बात है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज द सिंपल पास्ट टेंस। अब आपके पास सेंटेंसेस गिवन है, ब्लैंक नंबर 9 की बात कर रहा हूं, एमसीक्यू नंबर 9 की, वहां पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह की यानी कि आपका ग्रामर का मेन पार्ट है जो यहां पे कवर होता है। इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब्स का अगर पता होगा तो आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहां पे जो है वो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक, इम्फेटिक, यानी प्रोनाउंस के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। प्रेपोजिशंस के यूज का पता होगा, ग्रामर के अंदर इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, इन चीजों का आपको इंफॉर्मेशन होगी। आर्टिकल्स का पता होना चाहिए, यानी कि, और उसके बाद यहाँ पे कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं, कंजंक्शंस की टाइप कौन सी है, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन आ जाता है, कोरिलेटिव है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, इसी तरह सेंटेंस टाइप्स। तो ये आपके जो 20 नंबर एमसीक्यूज के हैं ना, इन सारों का कनेक्शन किसके साथ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आई थिंक कि समझ आ गया होगा कि वो ग्रामर के पोर्शन से रिलेटेड है। सो यू हैव टू कवर द पोर्शन ऑफ द ग्रामर, ताकि अगर आप 20 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। गेटिंग द पॉइंट फैसल, आपको समझ में आ रही है? फैसल, दुआ, सिद्रा, यस, यू गाइस कैन हियर मी एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम टॉकिंग? Yes, sir. ये साथ साथ बता देंगे तो मुझे इजी हो जाएगा, ताकि मैं आगे बात आपसे करता रहूंगा। यस सर, समझ आ रहा है। आप लोग माइक अनम्यूट तो कर रहे हैं, शायद मुझे आवाज नहीं आ पा रही आप लोगों की, मे बी इंटरनेट कनेक्टिविटी में इश्यू हो सकता है। ओके, थोड़ा सा वो भी पेपर पैटर्न आपसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास जनाब 20 नंबर खत्म हो गए, 80 नंबर रह गए। सेक्शन बी इज देयर। सेक्शन बी इज ऑफ 40 मार्क्स। 40 मार्क्स में से जो आपको पहला सवाल दिया जाता है जनाब, वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। अब ये जो किताब आपने पढ़ी होगी, यानी कि जो किताब मैंने आपको दिखाई है, इस किताब में से जरूरी नहीं है कि कॉम्प्रीहेंशन आए, और हो सकता है कि कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज इसी में से आ जाए, लेकिन ये बुक हमारे लिए गाइडलाइन होगी, हमें प्रैक्टिस करवाएगी कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को, ताकि हम अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सके। ठीक हो गया। अब जब कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आता है, मींस कि देयर इज अ पैसेज गिवन एंड एट द एंड ऑफ द पैसेज देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, और उनके आपने आंसर्स लिखने होते हैं। लेकिन बात यह कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन वो कंपलसरी है, मींस के राइट डाउन द समरी ऑफ द गिवन पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो ये आपका वो सवाल होगा जो कंपलसरी क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का हो जाएगा, तो 28 मार्क्स इस तरह से हो गए आपके, ठीक है। तो ये सारा पेपर कैसे अभी तक चल रहा है? ऑल ऑफ द थिंग्स आर कॉन्सेप्चुअल, इन चीजों को आपने तैयार करना है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके पास आएगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू पोएट्री। यहां पे आपके पास एक स्टेंजा गिवन है, अब ये देखें, and on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings, look on my works, ye mighty and despair। ठीक है, अब ये बहुत एक पैराग्राफ, एक स्टेंजा गिवन है,
और स्टेंजा के आखिर में कितने क्वेश्चन है जनाब? 3 क्वेश्चन। एक आपको इसमें से जो है वो इंस्क्रिप्शंस पूछ रहा है कि ये जो किंग ऑफ किंग्स सजेस्ट अबाउट ओजिमेंडियस क्वेश्चन मार्क, ये अगर आपने पढ़ा होगा, इस पे थोड़ा सा रीड करेंगे हम इस बुक से भी, और हो सकता है कि इस बुक से आए, और पॉसिबिलिटी है कि अदर देन दैट कहीं से भी आ सकता है। लेकिन इसमें भी जनरल क्वेश्चन होगा कि पॉइंट आउट आयरनी फ्रॉम द स्टेंजा, कि अगर आपको आयरनी के बारे में आइडिया है, जो कि इस बुक से पढ़ने से हम जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वहां पे हम आयरनी को भी देखेंगे, पर्सोनिफिकेशन, जितनी भी लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि पेपर में जब अनसीन पोएम आपके सामने हो ताकि आप उसको अच्छे तरीके से एप्रीहेंड कर सको, अच्छे तरीके से उसको आंसर कर सको। सिमिलर वे में यहाँ पे राइमिंग स्कीम से लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन वन राइमिंग वर्ड फॉर किंग एंड बेयर। अब राइमिंग स्कीम का तो आपको मैट्रिक में भी वैसे अंदाजा होगा, ठीक है। तो ये चीजें यहां तक होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? अच्छा, लकीली क्या है जनाब, आपको ये जो यानी कि जो ये स्टेंजा है पोएम्स का, ये 2 दिए जाएंगे। दोनों में आपके पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 पे आप देख सकते हो एक और पॉइंट गिवन है, उसके आखिर में भी 3 सवाल हैं और इन 3 सवालों के 2-2 नंबर है। ये आपको कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन यहां पे आता है जी, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्ले से आएगा। प्ले मींस ड्रामा, जो आपने पढ़ा होगा, 1 एक्ट प्ले है। और ये भी देख लो, किसी स्पेसिफिक प्ले से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय प्लॉट ऑफ द प्ले। प्ले के प्लॉट से क्या मुराद है? रेफर टू एनी वन प्ले यू हैव रेड। कोई भी प्ले जो आपने पढ़ा है, चाहे वो आपने इस बुक से पढ़ा है या किसी और बुक से पढ़ा है, आपको रेफर किस तरफ किया जा रहा है? उस बुक की तरफ, यानी उस प्ले की तरफ आपने रेफर करना है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये 6 मार्क्स के दोनों में से एक को आपने अटेम्प्ट करना है। पॉइंट आउट एटलीस्ट 2 वर्ड्स, 2 टाइप्स ऑफ सेटिंग्स इन द प्ले एंड इलेबोरेट एनी वन विद रेफरेंस टू द प्ले ऑफ योर चॉइस। जो भी प्ले आपने पढ़ा हुआ है, तो यहां तक आप लोग मुझे बताओ कि समझ में आ गया होगा आपको कि नेक्स्ट जो 40 मार्क्स हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, पोएट्री का क्वेश्चन है, जहां पे उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आपके पास आ जा, हाँ पोएट्री क्या और प्ले से क्वेश्चन आ रहा है। अगेन ये कोई स्पेसिफिक प्ले से नहीं आ रहा, बल्कि कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस कर रहा है। गेटिंग द थिंग्स बच्चे? जी क्लास। What about Sidra and the other? Paraphrasing नहीं है। Let me check who else are there. Dua is here, Sidra is here, and ES. ठीक है, yes. आप लोगों को भी उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट भी मूव करते हैं। यहाँ अब लास्ट पार्ट जो आपका पेपर में आएगा, दैट इज अगेन रिलेटेड टू समहाउ और द अदर ग्रामर से कनेक्टेड है। अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? राइट डाउन योर रिज्यूम फॉर द पोस्ट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर। रिज्यूम, बाज लोग इसको रिज्यूम में पढ़ते हैं, बाज रिज्यूम पढ़ते हैं, बोथ आर फाइन। सो रिज्यूम मींस सीवी राइटिंग। अगेन इसका पैटर्न है, ये थोड़ी सी चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी। सीवी का पैटर्न आपको आता होगा तो आप सीवी लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिख सकते हो। इसके बाद इसमें ऑप्शन में आपको दूसरा पार्ट मिलता है कि राइट डाउन एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ ऑफिसर फॉर taking measures against the dengue fever in your area. Again, application ये थोड़ा सा memory से related है कि you have to memorize the pattern of the application. If you know the pattern, तो फिर आप attempt कर सकते हो, otherwise चीजें फिर आपके लिए problematic हो सकती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, फिर अगला सवाल आपके पास लिखा हुआ है जी, यानी कि ये कौन सा है जी? फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब्स आपको पता ही होगा कि क्या चीज होती है। वर्ब होता है और वर्ब के बाद जब आप प्रेपोजिशन लगा देते हो तो फ्रेजल वर्ब्स। इसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, लाइक बैकअप, एग्री टू, कॉल एट, कॉल फॉर, दोनों ऑप्शंस दिए हुए और आपने एक सेट करना है यहाँ पे। अच्छा, ये पैटर्न अगर मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, यहाँ पे अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, स्टूडेंट्स इस तरह के सवाल में बहुत परेशान हो जाते हैं। एवरी टाइम दे से सर हम कैसे कर सकते हैं, इतने ज्यादा जो है वो यानी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, सारे तो याद नहीं हो सकते। ये चीज याद रखिएगा कि आपने शुरू के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो लाजमी तैयार करनी है, लाइक ए से, बी से, सी से और डी वाले जो हैं, ये 4 तैयार कर लो, आपका सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा। अब आप यहां पे ये चीज ऑब्जर्व करो, जो पहले सेंटेंस के अंदर फ्रेजल वर्ब है वो क्या है? बैकअप एंड बैक आउट। बी से है, दूसरे में ए से है, एग्री विद, एग्री टू, तीसरे में सी से है, कॉल एट, कॉल फॉर, नेक्स्ट भी सी से है, थर्ड भी सी में है, यानी कम अबाउट, कम अक्रॉस, फिर ड्रॉ में आ गया, ड्रॉ आउट, ड्रॉ अप।
यानी कि जो 6 आपने अटेम्प्ट करने थे, यहां पे लिखा हुआ ना, पिक द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इन 6 के अंदर तो ए बी सी डी से कनेक्टेड हो गए। जो नेक्स्ट 2 हैं वो उसने थोड़े से आपको यानी जे और पी आगे चल के दे दिए। तो अगर आप इनिशियल जो फ्रेजल वर्ब्स है जो कहीं पे भी आपको रेन एंड मार्टिन हाई इंग्लिश स्कूल ग्रामर की बुक से मिल सकते हैं, देयर आर मल्टीपल अदर बुक्स फ्रॉम विच यू कैन लर्न। तो उसमें से जो है अगर आप उनको तैयार कर लेते हो ए बी सी डी वाले, तो आप ये सवाल भी अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जनाब क्वेश्चन आ जाता है, टेंसेस से रिलेटेड है कि आपने फिक्रा पढ़ना है और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है जो पैरेंथेसिस में दी हुई है। अगेन इट्स ऑल अबाउट योर कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप गुजर जाएंगे यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास जनाब पंक्चुएशन वाला आ गया। अगर आपको पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉलन सेमी कॉलन जो भी आपके पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं, अगर आपको उनका पता है, फुल स्टॉप कहां लगाना है, कॉमा कहां लगाना है, ब्रैकेट्स कहां लगानी है, ये सारी चीजें तो आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जी, राइट अ लेटर। अब लेटर राइटिंग है, अगेन इट हैज अ स्पेसिफिक पैटर्न। ये चीज अगर आपने पहले भी सुन रखी है कि जो एप्लीकेशन होता है, जो लेटर होता है, उसके पैटर्न के नंबर होते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि एप्लीकेशन के अगर 8 नंबर की, यहां पे इस केस में हमारे पास 8 नंबर का एप्लीकेशन जो है लेटर राइटिंग है 8 मार्क्स के लिए, तो जेन में रखिएगा कि 4 मार्क्स पैटर्न के होंगे और रेस्ट ऑफ द 4 कंटेंट के होंगे जो आप उसमें राइट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आ जाता है और ट्रांसलेशन और डायलॉग के अंदर आपको चॉइस हो जाती है। तो ट्रांसलेशन का भी इजी होता है। ये तो मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ, इट्स योर चॉइस। अगर आप समझते हो कि ट्रांसलेशन आसान आई हुई है तो गो फॉर द ट्रांसलेशन। अगर आप समझते हो कि ट्रांसलेशन के अंदर वोकैबुलरी की जो है उर्दू ट्रांसलेशन मुझे नहीं आ रही एंड इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू गो फॉर द डायलॉग, तो दोनों की प्रैक्टिस हमने करनी है। तो ये आपका पेपर पैटर्न था जनाब, पूरे के पूरे 100 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया फेडरल बोर्ड का पेपर पैटर्न किस तरह से है। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताएं जी, चीजें क्लियर हो गई? थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइस? जी सर। ओके, आई होप कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा कि आपको मैंने बुक के बारे में भी बता दिया, पेपर पैटर्न के भी बारे में बता दिया, सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई हैं। अच्छा, यहां पे ये चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो है हम अभी इस टाइम पे जो है क्योंकि बुक रीडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो पहला चैप्टर है इसका आई थिंक अभी आप लोगों के पास बुक्स भी नहीं है इस टाइम पे, और स्क्रीन से देख देख के आप लोग ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। फैमिली वैल्यूज इन पाकिस्तान, ठीक है, तो ये हम इसको कुछ टाइम के बाद शुरू करेंगे, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ग्रामर। तो ग्रामर के जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं, और ग्रामर का हम बेसिक स्टार्ट लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जो आप लोगों को आते हैं ऑलरेडी। यू गाइस आर फैमिलियर विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन इसके बावजूद हम इसके जो कंटेंट्स हैं, बेसिक कंटेंट्स हैं, उनको हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपको ये स्लाइड नजर आ गई है यहाँ पे? Yes, sir. इज इट? यस सर। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा स्टार्ट लेते हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। तो पहले आप लोग अपनी इनपुट दें, क्योंकि आप लोग सारे मैट्रिक पास करके आए हैं और आप लोगों को आइडिया होगा। आप लोग बताएं व्हाट यू गाइस थिंक कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली होती क्या है? एनी वन ऑफ यू? यस, दुआ, सिद्रा, फैसल, यस, जल्दी से बताएं। आप लोग तो बोलेंगे तो फिर मुझे पता लगेगा आप कहाँ कितने। जी जी बोलें, यस आई एम लिसनिंग। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर नहीं। अच्छा, गिव मी 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा और पीछे से स्टार्ट करता हूं। ये ग्रामर क्या चीज है? कोई भी बताए, एनी वन ऑफ यू गाइस, व्हाट इज ग्रामर? यस, एक ट्राई करें, गलत होने में कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर आप बोलेंगे, देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो प्लीज आस्क। अगर आप पूछोगे तो आप लर्न करोगे। और सेकेंडली मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपको कोई एम्बिगिटी है तो आप जरूर पूछें, और जब मैं आपसे पूछूं आप जवाब दें। कोशिश करें कि अगर आपका जवाब गलत होगा, इट डजंट मैटर, आप सब लोग एक जैसे, नो वरी, सीखने के लिए आए ना, तो इस वजह से आप बताएं जी ग्रामर के बारे में। ग्रामर क्या है? व्हाट इज ग्रामर? एनी वन ऑफ यू? यस। ग्रामर सिस्टम ऑफ लैंग्वेजेस या उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको ग्रामर कहते हैं। एक लैंग्वेज का जो सिस्टम या स्ट्रक्चर होता है। To some extent you are right, okay, to some extent you are right. अच्छा, basically grammar क्या चीज है? It is a set of rules
एंड प्रिंसिपल्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम इंग्लिश के अंदर सेट कर देते हैं। इसके मैं आपको एक एनालॉजिकल एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब ट्रैफिक चलती है, रोड पे ट्रैफिक चलती है, अगर ये ट्रैफिक लाइट्स ना हो, रेड ग्रीन येलो ये लाइट्स ना हो, सो व्हाट विल हैपन, गाड़ियां आपस में टकराना शुरू कर देंगी और कोई रिदम नहीं होगा। इन अ सिमिलर पैटर्न, अगर आपके इंग्लिश के अंदर कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे तो वर्ड्स आप वर्ड्स के जरिए से कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि बात स्ट्रेस लेना, कहां पे स्ट्रेस लेना है, कहां पे स्ट्रेस नहीं लेना, कहां पे फुल स्टॉप आएगा, कहां पे आपने पॉज लेना है, कहां पॉज नहीं लेना, कहां पे जो है बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसको आप क्या कह देते हैं, ग्रामर। आई होप के ग्रामर के बारे में आपको चीज समझ में आ गई। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कोई भी सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है ना, कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो उसमें हर एक वर्ड कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हर एक वर्ड क्या कर रहा है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इस फंक्शन को आप कह देते हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक गाड़ी है, इफ देयर इज कार। अब कार के डिफरेंट पार्ट्स के नाम बताएं तो उसमें आ जाएगा मे बी डोर, स्टीयरिंग व्हील, डिफरेंट चीजें आ गई ना, बोनेट, बम्पर, लाइक दिस। इसी तरह जब आपके पास written material होगा, so that is divided into different parts of speech। हर वर्ड कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। वो फंक्शन क्या होगा वो फिर हम आगे चल के मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। आप ये डेफिनेशन देखो, द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स, ठीक है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स व्हाट, कि आपके जो वर्ड्स हैं किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं विद इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। डेफिनेशंस को याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना इन सारी चीजों के ऊपर। व्हाई? बिकॉज आपका पेपर कंसेप्चुअल होना है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन याद नहीं करनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसे अगर इसमें नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, इनकी डेफिनेशंस याद नहीं करनी, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपने कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा आपका। अच्छा, अब जैसे यहां पे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है, कलीम गोज टू लाइब्रेरी, इज इट ओके। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि यहां पे कलीम कौन सा रोल प्ले कर रहा है, मींस कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यस, नाउन का रोल प्ले कर रहा है। क्या है? नाउन का रोल प्ले कर रहा है। एक्सीलेंट, इट इज अ नाउन। गोज आपके पास वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, लाइब्रेरी मुझे बता दें क्या है। सिद्रा आप बताएं, सिद्रा Sir, noun है library. क्या है? Noun. Noun. नाउन है, यस इट इज अ नाउन। सो ये आपके पास यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे के सारे यहां पे नहीं है, लेकिन मैंने आपको मेजॉरिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए कि ये आपके पास यानी इस सेंटेंस के अंदर नजर आ रहे हैं। हर वर्ड कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। सो पेपर में किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, एक स्टेटमेंट है, उसमें एक वर्ड अंडरलाइन है, आपने बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर आप बता लेते हैं तो नंबर आपके। चलें जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, लेकिन एक और बात, ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट क्लासेस। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद कितनी हो जाती है आपके पास? 8। अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 8 हो गए। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, टू बी ऑनेस्ट मुझे आपने सही ईमानदारी के साथ बताना है कि यहां पे कोई ऐसा स्टूडेंट मौजूद है जो कहे कि सर 8 नहीं होते बल्कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, मैंने पढ़ के आया। एनीवन? यस, एनी वन ऑफ यू गाइस जो कहते हैं कि जी नहीं सर 8 नहीं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एनी वन ऑफ यू? यस, कोई भी नहीं, सारे कहते हैं 8। आर्टिकल्स के बारे में क्या ख्याल है वैसे? आर देयर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच? परहैप्स आर्टिकल्स लाइक ए एंड बी, इसके बारे में क्या ख्याल है जी बताएं। यस, दुआ, सिद्रा, आपका नाम क्या है? मेरे पास लिखा हुआ नहीं आ रहा। यस, नगीना। नगीना। ओके नगीना। यस बच्चे आप बताएं, आप 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं या 8 होते हैं? जल्दी से बताएं। आर्टिकल्स को कहां 8। 8 होते हैं। सो व्हाट अबाउट आर्टिकल्स, इनको कहां पे इंक्लूड करते हैं? अलग से नहीं पढ़ते हम?
नहीं पढ़ते, ठीक है, इनको हम अलग से नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे नो सर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन नो तो कह दिया, बट द क्वेश्चन इज व्हाई, क्योंकि बिकॉज आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाउ। जब मैं अभी थोड़ी देर बाद एडजेक्टिव्स की स्लाइड पे पहुंचूंगा, आई विल मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू गाइस कि एडजेक्टिव में क्यों शामिल करते हैं हम आर्टिकल्स को, फॉर विच रीजंस वी इंक्लूड आर्टिकल्स इन एडजेक्टिव्स, ये चीज मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जनाब नाउन के ऊपर। नाउन के एज ई पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया, किसी का नाम जो होगा एग्जिस्टिंग इन माइंड, उसको आप क्या कह देते हो, नाउन, सही है। नाउन बड़ा आसान सा, पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। मे बी ये जो वर्ड आइडिया आपके लिए न्यू हो, आइडिया मीन्स द कॉन्सेप्ट इन द माइंड, जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है उसको आप आइडिया कहते हैं। लाइक होप, नजर आती है, उम्मीद की मैं बात कर रहा हूं, कैन यू सी होप, दैट इज इन योर माइंड, ठीक है। आप बात करते हैं कामनेस की, आप बात करते हैं हैप्पीनेस की, ये सारी वो चीजें हैं जो आपके माइंड में एग्जिस्ट करती हैं और ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इनको आप किस में इंक्लूड कर देते हो, नाउन में। तो नाउन क्या हो गया, पर्सन प्लेस थिंग आइडिया। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूं, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जमील प्लेज हॉकी वेरी वेल, तो यहां पे पर्सन क्या है, जमील, इस्लामाबाद, पेन, ये सारी चीजें आपको जो यहां स्क्रीन पे शो हो रही हैं, ये सारी की सारी क्या हो गई, नाउन हो गए आपके पास। जमील नाउन, इस्लामाबाद नाउन, पेन नाउन, काम नाउन, ठीक है। यहां मुझे बताओ कि भाई नाउन का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया आप लोगों को? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट नगीना, ठीक है। आई होप कि दुआ और सिद्रा को भी समझ में आ गई होंगी चीजें, और फैसल इज हियर आल्सो, फैसल को भी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई थिंक फैसल, लेट मी सी कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स यहां पर हैं। यस, फैसल इज नॉट हियर येट, अब पता नहीं क्यों, मे बी कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है उनकी तरफ। अच्छा चलिए जी, ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई, नाउन का कॉन्सेप्ट। इनकी जो टाइप्स है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में चल के बताऊंगा कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो है वो मटेरियल नाउन हमारे पास है, काउंटेबल है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। वो फिर हम स्लोली ग्रेजुअली चीजों को आगे लेके चलेंगे, बट एट द फर्स्ट प्लेस just a basic introduction to the parts of speech. Noun is clear. Now move towards the next part of speech, and that is pronoun. Pronoun क्या होता है? Yes, Sidra, can you tell what is a pronoun? सर प्रोनाउन को हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। Excellent, बेटा। Pronoun is used in replacement of a noun. एंड इसकी रीजन क्या है रिप्लेसमेंट की? टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड। एक ही वर्ड की रिपीटिशन को आप अवॉइड करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उन्हें आप प्रोनाउन कह देते हैं। लाइक एग्जांपल्स हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा। यहां पे आपको कुछ मैंने एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं, जिससे में एग्जांपल है ही इज हैप्पी। ही क्या चीज है? ही इज रिप्लेस्ड विद अ पर्सन्स नेम। किसी बंदे के नाम की जगह यूज हुआ है, और वो कौन सा? सलीम, ठीक है। इसी तरह यहां पे शी लव्स टू रीड नॉवेल्स, शी कौन हो सकता है? किसी भी खातून का नाम, लाइक फॉर एग्जांपल हलीमा, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड टू कॉल, इट इज यूज्ड फॉर सम नाउन, और वो नाउन क्या है? किसी गैजेट की तरफ यूज किया जा सकता है, कैन बी मोबाइल और टेलीफोन। आई होप कि अब आपको जो प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया कि नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज होते हैं। अगेन मैं आपसे कहूंगा कि जो प्रोनाउंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव है, एम्फैटिक प्रोनाउंस है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, मल्टीपल टाइप्स हैं, तो वो फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाके करेंगे इन चीजों को। चलिए जी, नेक्स्ट आपके पास आता है जी एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स कौन से वर्ड्स होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली मॉडिफाई करते हैं किसको? नाउन को मॉडिफाई करते हैं। किसको मॉडिफाई करते हैं? किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, नहीं उसके मीनिंग में एडिशन लेकर आते हैं। एडजेक्टिव्स का यूज हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, आप मार्केट जाते हो, आप दुकान पे गए, दुकान पे आपका रजिस्टर खत्म हो चुका है, आप दुकानदार से क्या कहोगे? यस जी, शॉपकीपर से क्या कहोगे अगर आपका रजिस्टर खत्म हो गया? आई नीड अ रजिस्टर। सो व्हाट विल ही आस्क? A very simple question. कौन सा? Then what will you do? You will describe the register. I need a neat register. So neat is adjective. I need a rough register. I need a narrow line register. सही है? I need a spiral register. ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं? एक नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव का भी आपको क्लियर होता जा रहा है साथ साथ। अच्छा जी,
अब एडजेक्टिव्स में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस. सो हाउस इज अ नाउन एंड ब्यूटीफुल इज मॉडिफाइंग द वर्ड हाउस. सो दैट्स व्हाई ब्यूटीफुल क्या है आपके पास एडजेक्टिव हो गया. ही राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स. ठीक है. इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है. वो क्या है? शी वोर अ लवली ड्रेस. अगेन लवली इज एन एडजेक्टिव. ठीक है. अब आपको इस फेज पे एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया. नाउन क्लियर, प्रोनाउन क्लियर, एडजेक्टिव क्लियर. ठीक है. उसके बाद हम यहां पे आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जनाब जो टॉपिक है वो आर्टिकल्स. यहां पे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन एडजेक्टिव्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछता हूं नगीना बच्चे, आप मुझे बताओ कि एडजेक्टिव के बारे में आपको क्या समझ में आया है कि एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं. यस नगीना. That जी, modify a noun or pronoun. एक्सीलेंट बेटा. दैट मॉडिफायर नाउन और अ प्रोनाउन. इतनी सी बात आपने बाकी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं उन्होंने भी जेहन में रख लेनी है. अच्छा अब यहां पे एग्जांपल देखो. सादिया टेक्स अ कप ऑफ टी. सादिया टेक्स अ कप ऑफ टी. यस सिद्रा प्लीज ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट इनटू उर्दू. सादिया टेक्स अ कप ऑफ टी, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या बनेगी जी? यस सिद्रा, आई एम वेटिंग फॉर यू. आई थिंक सिद्रा को आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है. Who else is here? I think राहिल. राहिल साहब हैज ज्वाइंड अस. यस राहिल, आप मुझे इसकी ट्रांसलेशन करेंगे इसकी. सादिया टेक्स अ कप ऑफ टी. हाउ यू विल ट्रांसलेट? Sidra is not translating. Rahil is not translating. So okay, fine. So नगीना बच्चे आप ही फिर इसको ट्रांसलेट कर दो. ये मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि सादिया टेक्स अ कप ऑफ टी. हाउ यू विल ट्रांसलेट दिस? सादिया एक चाय का कप लेती है. एक चाय का कप लेती है. दिस इज व्हाट आई वांट टू नो कि एक की बात की जा रही है. एक मींस वन. इज देयर रिटन वन इन द सेंटेंस? नो, नॉट एट ऑल. सो ए क्या बता रहा है? एक की तरफ रेफर कर रहा है और ये नाउन से पहले यूज हुआ. कप नाउन है और ए उसको मॉडिफाई कर रहा है. मींस इट्स अ वन कप ऑफ टी, नॉट टू कप, नॉट टू कप्स. तो ये क्या हुआ? यहां से आपको पता लगा कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है. सिमिलर वे एलिजा ईट्स एन एप्पल डेली. एक सेब खाती है, एन एप्पल डेली. ठीक है. अगेन ये इसको मॉडिफाई कर रहा है. थर्ड आपके पास आ जाता है वेयर इज द बुक. अब मैं यहां क्लास में और आपसे पूछता हूं वेयर इज द बुक. मैं कौन सी बुक की बात करूंगा? क्या आप लोग गेस कर सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं वेयर इज द बुक, तो डेफिनेटली मैं इस किताब की बात करूंगा. इसके अलावा किसी और किताब की बात नहीं करूंगा, इंग्लिश की बुक की. ठीक है. सो इट्स मीन कि आई एम स्पेसिफाइंग द थिंग. तो दी जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है, वो इस नाउन के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है. गेटिंग द थिंग? आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. जी नगीना, सादिया, सिद्रा, फैसल. यस जी क्लास, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्हाई वी इंक्लूड आर्टिकल्स इन एडजेक्टिव्स? जी जल्दी से बता दें. यस सर. सो नगीना को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. चलें जी नेक्स्ट में मूव करते हैं. क्या आपको ये पहले पता था? क्या आपको Yes, sir. ये पहले मालूम था आपको? दैट्स गुड. चलें आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया. एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द क्लास? ओके, रेज हैंड. यस नगीना, आपने हैंड रेज किया. सर साउंड को बता दें कि अलिफ और जो अलिफ मदा की साउंड होती है कि आर्टिकल किसके साथ लगेगा. जी जी बिल्कुल, Here बिल्कुल. and. हाँ बिल्कुल, वो कॉन्सेप्ट तो एक अलग कॉन्सेप्ट है. वो मैं आपको पढ़ाऊंगा यूजेस ऑफ आर्टिकल्स के अंदर कि आपने ए एंड बी को यूज कहाँ करना है. एन जो है वो वॉवल साउंड्स के साथ आ जाता है और ए जो है आप कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज कर देते हैं. दैट्स अ गुड कॉन्सेप्ट. वो यूजेस में पढ़ेंगे. लेकिन मेरा पे जो क्वेश्चन था, जो मैंने आपसे बात समझाने की कोशिश की है, द थिंग वाज दैट के हाउ आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड और स्टडीड विद एडजेक्टिव्स, कि वो एडजेक्टिव का रोल कैसे प्ले करते हैं. दिस वाज द थिंग जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था. ठीक है. यस सर. ओके, दैट्स गुड. चलिए हम आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं वो कौन से हैं जी? आर्टिकल्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी वर्ब. वर्ब दो मेन इंपॉर्टेंट काम करता है कि वर्ब इज अ वर्ड दैट यूज्ड टू टेल सम एक्शन और स्टेट.
जो किसी एक्शन के बारे में बताता है, जो किसी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है। लाइक कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैंने लिख दी हैं कि he kicks the ball. Kick is a verb because it is showing what? It is showing the action. John writes a letter. Letter is what? To write a letter is it's what? It's an action. लेकिन यहां पे आपको स्टेट पता लग रही है कि अहमद इज हैप्पी. Is telling the state of अहमद. सो स्टेट बताता है. एंड पॉल हैज अ बैड कफ. उसकी स्टेट बता रहा है कि पॉल जो है वो इस वक्त बैड कफ में मुब्तला है. तो है इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको आप क्या कहेंगे? वर्ब बेसिकली क्या चीज है? दैट टेल्स यू सम एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है. ये वर्ब का कॉन्सेप्ट भी आपको बेसिक लेवल पे रिवाइज हो गया होगा. चले नेक्स्ट हम मूव करते हैं. यस रेज्ड हैंड. यस नगीना. जी नगीना बच्चे आपने दोबारा हैंड रेज किया है. सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? व्हाट यू वांट टू आस्क? आई थिंक मिस्टेकली आपसे गलती से प्रेस हो गया होगा मे बी. अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है साथ साथ. ठीक है. इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली आस्क. नो वरीज. फील फ्री टू आस्क, क्योंकि अगर आप पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? ठीक है. और बाकी आप लोग भी जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोग भी ट्राई करें पार्टिसिपेट करने की. पहले कर भी रहे थे लेकिन सिद्रा आई थिंक आपको आवाज आ रही है. और राहील आप कैन यू हियर मी? आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो कोशिश करें कि आप लोग ऐसी जगह पे बैठे जहां पे शोर ना हो और इजीली आप क्लास में इन्वॉल्व हो सकें और क्लास में पार्टिसिपेट कर सकें. अच्छा मेरे पास तो अभी और भी स्लाइड्स मौजूद हैं लेकिन आई थिंक हम यहाँ पे पॉज लेते हैं क्योंकि हमारी जो क्लास का टाइम है वो खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए. ठीक है. ओनली वी हैव 2 मिनट्स और उसके बाद हमारी क्लास का टाइम एंड हो जाएगा. तो इसमें यह है कि मैंने वर्ब तक आपको क्लियर कर दिया है. वर्ब के बाद जो हमारे रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो मैं कल आपसे डिस्कस कर लूंगा. लाइक एडवर्ब इज देयर, प्रपोजिशन इज देयर, कंजंक्शन इज देयर, इंटरजेक्शन इज देयर. ठीक है. ये हमारे पास 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच रह रहे हैं वो मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा. और उसके बाद आपके साथ एक एक्टिविटी होगी कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच. वो आपने आइडेंटिफाई करने होंगे. ठीक है. तो ये फिर हम कल डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है नाउन की टाइप्स हैं, वर्ब्स की टाइप्स हैं, सारी टाइप्स इन डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो वर्ब तक कोई इश्यू है तो मुझे बता दें कि मैंने आपको नाउन कंप्लीट करवा दिया है. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब 3 चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं. यस इज और हैज कैसे वर्ब होगा? अहमद इज हैप्पी और पॉल हैज अ बैड कफ. इज और हैज वर्ब कैसे होगा? ये वर्ब है ना. मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया कि वर्ब इज अ थिंग दैट शोज द स्टेट. वो स्टेट बताती है. ठीक है. इनको आप आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा. लिंकिंग वर्ब कहा जाता है. लिंकिंग वर्ब क्योंकि ये नाउन और एडजेक्टिव को आपस में क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है. इट इज अ लिंकिंग वर्ब. जैसे आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव होता है. इसकी और हैज की एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं. जैसे अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाती हैं. अभी मैं आपको क्या, आई एम टीचिंग, तो एम यहां पे आपके पास वर्ब है. या मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूं कि ही इज स्टडीइंग. स्टडीइंग वर्ब है. इज हेल्पिंग वर्ब है. स्टडीइंग मेन वर्ब है. गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? हाँ जी. तो ये आपके पास लिंकिंग वर्ब है जो आगे चल के मैं क्लैरिफाई करूंगा कि लिंकिंग क्या होते हैं, ट्रांजिटिव क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, इसी तरह हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं. ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड वन बाय वन. और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके साथ जो क्लास में बेसिक लेवल से चलूं ताकि बेसिक लेवल में हम चीजें अंडरस्टैंड करते चले जाएं. ठीक है. आई थिंक आज के लिए काफी, क्योंकि टाइम जो है हमारा एग्जैक्ट 1 मिनट रह गया क्लास के लिए, क्लास खत्म होने में. तो आपने नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करनी होगी और मैंने भी नेक्स्ट क्लास में जाना होगा. तो इससे यह है कि अब यहीं पे हम क्लास एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी. ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज.